हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं समझता हूँ सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई में पूरे जुनून के साथ आप लगे होंगे। चलिए, आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं हीट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री की। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं नोमेनक्लेचर्स की, नामकरण की, कि विषम चक्रीय यौगिक क्या होते हैं, उनका नामकरण कैसे किया जाता है, हमारे सिलेबस में कौन कौन से, इन सब बातों पर अपन डिस्कशन प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। आज इसका लेक्चर नंबर 2 है विषम चक्रीय यौगिकों का। अब अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करते हैं। देखिए, अपने जो सिलेबस में 5 मेंबर्ड जो हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उनकी बात हम करेंगे। पहले उनकी केमिस्ट्री की बात करेंगे। जो 5 मेंबर्ड हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, कौन से 5 मेंबर्ड हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, 5 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक। अब जो 5 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक की हम बात करेंगे, देखिए 5 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक कौन कौन से हैं हमारे सिलेबस में। एक कंपाउंड ये है, दूसरा कंपाउंड इस प्रकार से है, और तीसरा कंपाउंड ये 5 सदस्यीय है। कैसे 5 सदस्य, 1 2, जैसे 1 मैं यहां से नंबर डालूं, 5 सदस्य क्यों कहते हैं, बहुत ही आराम से पढ़ें, 2 3 4 एंड 5, इसलिए इसमें 5 सदस्य हैं, 5 एटम है इसकी रिंग में, वलय में, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, 5 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक बोला जाता है। पहली बात तो ये समझ लें। इसका नाम क्या है, पाइरोल, जिसको हिंदी में पिरोल इस प्रकार से भी लिखते हैं। इसको क्या कहते हैं, फ्यूरेन, हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे फ्यूरेन। और इसको क्या कहते हैं, थायोफिन, थायोफिन। ये अपने सिलेबस में हमें पढ़ने हैं, इनकी केमिस्ट्री पढ़नी है 5 सदस्यीय कंपाउंड्स की। अब देखिए, ये जो 5 सदस्यीय कंपाउंड हैं, इनकी जब हम बात कर रहे हैं 5 सदस्यीय, ये सारे क्या रहते हैं, एरोमेटिक होते हैं, क्योंकि इनकी वलय में जो कार्बन परमाणु है, देखिए मैं मान लीजिए इसको एक बनाता हूं 5 मेंबर्ड को, ये है इस प्रकार से CH 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 NH, ये CH, ये इस प्रकार से है। यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड है। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से भी बना देते हैं, इस प्रकार से बना दिया। अब देखिए, ये जो कार्बन परमाणु है, कार्बन परमाणु की, ये मैंने अभी ये बात बोली कि ये तीनों कंपाउंड कैसे हैं, एरोमेटिक गुण शो करते हैं, एरोमेटिक प्रॉपर्टी रहती है। एरोमेटिक गुण, एरोमेटिकता को हम कैसे पहचानेंगे, मैंने आपको बताया था, जो कंपाउंड हकल रूल को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं, हकल रूल को। हकल रूल की हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी, आपने नहीं पढ़ा हो तो उसे देखें, और पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। हकल रूल क्या होता है, 4n + 2 पाई, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को अगर उसमें है कंपाउंड में, तो वो हकल रूल को फॉलो करेगा। 4n + 2, n = क्या है, 0 1 2 3। अब देखिए, इसमें पहली बात तो ये जो कार्बन परमाणु है, इस पर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें, संकरण देखें, तो इसमें संकरण कैसा है, देखिए सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहा है, ये 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर इस पर कितने, 0, तो 3 का मतलब क्या है, sp2 है। ये चारों एटम कार्बन परमाणु sp2 में कैसी संरचना बनती है, कैसी बनती है, प्लेनर, ट्राइगोनल, प्लेनर, त्रिकोणीय, समतलीय ज्यामिति इसकी बनती है। तो ये समतलीय रूप में उपस्थित रहते हैं सभी कार्बन परमाणु पे। दूसरी बात, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसे रहते हैं, डीलोकेलाइज हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन है, ये लिख देते हैं ट्राइगोनल
ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्यामिति रहती है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड होते हैं। डीलोकेलाइज्ड का मतलब क्या है, विस्थानीकृत रहते हैं। इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत रहते हैं। तीसरी बात क्या है, ये हकल रूल को फॉलो करता है। ये बातें होती हैं तो कंपाउंड कैसे रहते हैं, एरोमेटिक गुण को शो करते हैं। तो ये तीनों बातों को यहां पर ये प्रदर्शित करते हैं। इसी ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, जिसके कारण वलय समतलीय हो जाती है। इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, विस्थानीकृत रहते हैं और वलय के ऊपर नीचे स्थित रहते हैं। साथ ही साथ ये हकल रूल को फॉलो करते हैं। हकल रूल का मतलब इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए कितने, 2 तो 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 6 पाई कहलाएंगे। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन भी क्या रहते हैं, रिंग में ही रहते हैं। इस प्रकार से घूमते हुए रहते हैं इलेक्ट्रॉन। इनको हम क्या कहते हैं, विस्थानीकृत रहते हैं। अगर n बराबर 2 रख दें यहां पर तो क्या हो जाएगा, 1 रख दें, इसको 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 1 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कितने हो गए, ये हो गया 4, 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन आया। तो ये हकल रूल को फॉलो कर रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो एरोमेटिक गुण को ये शो करेंगे। सभी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, चाहे हम पीरोल की बात करें, चाहे हम फ्यूरेन की बात करें, चाहे हम थायोफिन की बात करें, तीनों कैसे होते हैं, एरोमेटिक यौगिक होते हैं। हम 5 सदस्यीय कंपाउंड की बात कर रहे हैं, अभी हम कॉमन बातें कर रहे हैं, फिर हम एक एक कंपाउंड की केमिस्ट्री को भी डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक चीजें हमारे समझ में आ जाएंगी तो मैं समझता हूं जब हम कंपाउंड की इंडिविजुअल बात करेंगे हमें कहीं दिक्कत नहीं होगी। पहली बात आपके समझ में आ गई। 5 सदस्यीय जो कंपाउंड है हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इनकी बात करेंगे, पीरोल, फ्यूरेन, थायोफिन की। ये तीनों कंपाउंड कैसे होते हैं, एरोमेटिक गुण शो करते हैं, एरोमेटिक यौगिक हैं। क्यों हैं एरोमेटिक, क्योंकि इनमें क्या रहता है, सभी में प्लेनर समतलीय वलय रहती है, इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत रहते हैं और हकल रूल को फॉलो करते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं, एरोमेटिक यौगिक कहा जाता है। और कॉमन जो चीजें हम उनको देख रहे हैं पहले, और कॉमन प्रॉपर्टी क्या है इनकी, देखिए ये सब क्या रहते हैं, कलरलेस लिक्विड होते हैं। क्या होते हैं, रंगहीन द्रव। ये रंगहीन द्रव यौगिक, रंगहीन द्रव होते हैं। ये बात क्लियर होगी आपके। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट बात है, अनुनादी ऊर्जा, रेजोनेटिंग एनर्जी की जब हम बात करते हैं, देखिए जो रेजोनेटिंग एनर्जी है, या जिसको क्या कहते हैं, अनुनादी ऊर्जा, जिसको कहते हैं रेजोनेटिंग एनर्जी। अनुनादी ऊर्जा को यदि हम देखें तो देखिए अनुनादी ऊर्जा का जो ऑर्डर है वो क्या रहता है, थायोफिन, पीरोल और क्या है ये, फ्यूरेन। तो इनका जो ऑर्डर है, मान लो इसको मैं 1 मान लूं, इसको 2 मान लूं, इसको 3 कंपाउंड मान लूं। अनुनादी ऊर्जा की बात हम करें तो रेजोनेटिंग ऊर्जा इसकी लगभग 117 किलो जूल पर मोल होती है, इसकी लगभग 87 किलो जूल पर मोल होती है, इसकी लगभग 70 किलो जूल पर मोल होती है। जो रेजोनेटिंग ऊर्जा है मतलब 1 की सबसे ज्यादा, उससे कम 2 की और उससे कम 3 की। मतलब थायोफिन की रेजोनेटिंग ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद किसकी होती है, पीरोल की, और उसके बाद किसकी होती है, फ्यूरेन की रहती है रेजोनेटिंग ऊर्जा की जब हम बात कर रहे हैं। अब देखिए रेजोनेटिंग ऊर्जा का जो ऑर्डर है वो थायोफिन की क्यों ज्यादा होती है,
थायोफिन की इसलिए ज्यादा होती है रेजोनेटिंग ऊर्जा क्योंकि इसमें डी इलेक्ट्रॉन भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। थायोफिन में देखिए हम बात करें, जब थायोफिन की हम बात करते हैं तो थायोफिन क्या होता है, ये इस प्रकार से है थायोफिन, इसमें सल्फर उपस्थित रहता है थायोफिन में। और पिरोल और उसमें अगर बात करें हम पायरोल, पिरोल और फ्यूरेन, इसमें क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है, इसमें कौन सा हेटेरो एटम रहता है, ऑक्सीजन रहता है। थायोफिन में क्या रहते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल रहते हैं थायोफिन में, डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट रहते हैं। इस या हम कह दें इसको इस प्रकार से लिख लें, इसमें क्या रहते हैं, डी ऑर्बिटल। ये भी अनुनाद में या रेजोनेंस में भाग लेते हैं, इसलिए इसकी अनुनादी ऊर्जा क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है थायोफिन की। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, इसलिए इनकी अनुनादी ऊर्जा कम होती है। अब दूसरी बात, जब देखिए अनुनादी ऊर्जा जिसकी ज्यादा होगी, जिस एरोमेटिक कंपाउंड की अनुनादी ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी, रेजोनेंस एनर्जी उतनी जितनी ज्यादा होगी, वह उतना ही ज्यादा स्थायी होगा, उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर जिसको हम कहते हैं एरोमेट्रिसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो रेजोनेंस एनर्जी से कैसे कोरिलेट करेंगे, जो रेजोनेंस एनर्जी है, रेजोनेंस एनर्जी या जिसको कहें अनुनादी ऊर्जा, किसके समानुपाती होती है, स्टेबिलिटी के, और ये किसके प्रोपोर्शनल है, एरोमेट्रिसिटी, इसके प्रोपोर्शनल है। बात आ रही होगी समझ में आपके। देखिए थोड़ा इधर ले लेते हैं इसको, जो रेजोनेंस एनर्जी है ये क्या है, अनुनादी ऊर्जा, इसको क्या बोलेंगे, अनुनादी ऊर्जा किसके समानुपाती है, स्थायित्व के। जिसकी ज्यादा अनुनादी ऊर्जा होगी जिस यौगिक की, उसका स्थायित्व उतना ही अधिक होगा, साथ ही साथ उसका एरोमेट्रिसिटी भी उतनी अधिक होगी। अब स्थायित्व के ऑर्डर की हम बात करें, स्टेबिलिटी ऑर्डर की यदि हम बात करते हैं, इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर की हम बात करें तो इसमें स्टेबिलिटी यदि इसको 1 मानूं, इसको 2 मानूं और इसको 3, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका होगा, 1 का, फिर 2 का, फिर किसका होगा, 3। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, ये इनकी एरोमेट्रिसिटी का ऑर्डर होगा। ये बात आपके बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए दिमाग में, कहीं कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। हम देखिए 5 सदस्यीय हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की कॉमन बातों को बात कर रहे हैं। पहली हमने बात करी कलरलेस लिक्विड होते हैं, एरोमेटिक यौगिक होते हैं। एरोमेटिक की पहचान आपको हमने प्रीवियस वीडियो में भी अपन ने बात करी थी, आज भी हमने बात करी है। कंपाउंड हकल रूल को फॉलो करे, पाई इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत हो और वलय कैसी हो, प्लेनर हो, जिससे पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे वलय में उपस्थित रहते हैं और इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं, तो एरोमेटिक गुण को शो करता है। अब इन तीनों की जब हम बात कर रहे हैं, इसमें थायोफिन की अनुनादी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद पायरोल की, फिर किसकी रहती है, फ्यूरेन की रहती है। अब थायोफिन की अनुनादी ऊर्जा ज्यादा क्यों होती है, इसमें डी ऑर्बिटल होते हैं, जिसके कारण ये पार्टिसिपेट करते हैं अनुनाद में, रेजोनेंस में, जिसके कारण इसके अनुनादी संरचनाएं ज्यादा बनती हैं, इसलिए इसकी अनुनादी ऊर्जा ज्यादा होती है। किसके कंपेयर में, इन दोनों के। अब जिसकी अनुनादी ऊर्जा ज्यादा होगी उसका स्थायित्व भी उतना ही अधिक होगा, उसकी एरोमेट्रिसिटी भी उतनी ही अधिक होगी। तो ये बातें भी अपने को समझ आनी चाहिए। अब बात करते हैं अपन रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता की। अगला जो टॉपिक है इनका रिएक्टिविटी
या जिसको क्या कहते हैं, क्रियाशीलता। देखिए रिएक्टिविटी और क्रियाशीलता, अब रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन है? जो जितना ज्यादा स्थायी होगा उतना ही कम क्रियाशील होगा। तो हम क्या कहेंगे, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी की होती है, मतलब जो ज्यादा क्रियाशील होगा कम स्थायी होगा, या हम इसको यूं बोलते हैं जो ज्यादा स्थायी होगा वो क्या होगा, कम रिएक्टिव होगा। अब देखिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर अभी अपन ने बात करी, स्टेबिलिटी का ऑर्डर इनका ये था। स्टेबिलिटी का देखिए, इस पॉइंट को आप ध्यान से समझें। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या था, स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका, कौन कौन से कंपाउंड है हमारे पास, हमने बात की थी थायोफिन, पिरोल और फ्यूरेन, ये कंपाउंड है। इसको मैं 1 नंबर दे देता हूं, ये 1, ये 2, ये 3। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, 1 2 3। अब देखिए स्टेबिलिटी ऑर्डर ये है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होना चाहिए, होना ये चाहिए रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग बताइए। मतलब जो सबसे कम है ये होना चाहिए 3 2 1, ये होना चाहिए। लेकिन रिएक्टिविटी ऑर्डर ये नहीं होता है, इस पर क्रॉस लगा दें। होता क्या है रिएक्टिविटी ऑर्डर, पायरोल, फिर उससे कम फ्यूरेन, और उससे कम किसका होता है, थायोफिन का। ये इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर रहता है। अब देखिए ऐसा क्यों यहां ब्रेक होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर की जब हम बात करें, स्टेबिलिटी ऑर्डर तो ये रहता है, थायोफिन की रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा है, उससे कम पिरोल की है, उससे कम फ्यूरेन की है, तो ये सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम। अब जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होनी, सबसे कम होगी। और जो पिरोल और फ्यूरेन है इसमें क्या होगा कि रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है इसका 3 to 1 होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, ये कितने नंबर पर, 2, ये क्या है 2, और फ्यूरेन कितने नंबर पर है 3, और ये क्या है 1। ये क्या होता है 2 3 1 होता है। अब ऐसा क्यों होता है इस बात को भी हम समझ लें कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, यहां पर इस बात को भी समझना की कोशिश करें कि रिएक्टिव पिरोल सबसे ज्यादा है, उससे कम फ्यूरेन, और उससे कम क्या है, थायोफिन। अब देखिए पिरोल में क्या रहता है, नाइट्रोजन हीट्रो एटम है, हीट्रो, H एटम क्या है इसमें, N, इसमें क्या है ऑक्सीजन। इन दोनों को कंपेयर करते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम कंपेयर करें तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन, या इसको यूं लिख देता हूं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन की तुलना में क्या होती है, ज्यादा होती है। ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉनों को फ्री उतने प्रॉपर नहीं कर पाता जिस प्रकार से नाइट्रोजन दे पाता है वलय को अपने इलेक्ट्रॉन। अब जो जितनी आसानी से वलय को इलेक्ट्रॉन देगा उसकी क्रियाशीलता उतनी ज्यादा हो जाएगी, उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसके कंपेयर में, नाइट्रोजन के कंपेयर में, इसलिए इसकी क्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ जाती है।
अच्छा, इसमें क्या होता है सल्फर में, इसमें कौन सा हेटेरोएटम है, सल्फर है। सल्फर और इसकी हम बात करें, यहां पर हम बात करें, इन चीजों को बहुत बढ़िया ढंग से समझें आप। सल्फर का साइज जो है, साइज इसका क्या होता है, ये क्या यहां पर क्या कार्बन, कार्बन के कंपेयर में क्या होता है, बड़ा होता है, और कार्बन का साइज क्या है, छोटा है, जिससे इसके जो ऑर्बिटल है उनमें ओवरलैपिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा, या हम कहें जो वलय में का जो प्लस एम प्रभाव होगा वो इसमें क्या हो जाता है, सल्फर में कम हो जाता है, जिसके कारण इसका साइज बड़ा होने के कारण इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा प्रॉपर, और इलेक्ट्रॉन घनत्व यहां पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इसकी रेजोनेंस एनर्जी भी ज्यादा है। उससे भी हम समझ सकते हैं, रेजोनेंस एनर्जी जिसकी ज्यादा, उसका स्थायित्व सबसे अधिक, उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम। तो ये बातें आपके समझ आनी चाहिए। हम इंडिविजुअल जब कंपाउंड की बात करेंगे तो वहां भी इनको हम देखेंगे। अब बात करते हैं, ये बात आपने नोट नहीं करी हो तो इसको नोट कर लें, फिर अब अनुनादी संरचना की बात करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। अब देखिए, अब बात करते हैं अनुनादी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग इनकी अनुनादी संरचना है। अभी कॉमन बात हम पढ़ रहे हैं, मान लीजिए, देखिए मैं एक्स लगा देता हूं, ये कोई एक्स कंपाउंड है हमारा। अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें बनानी है, किस प्रकार से बनाएंगे इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को, ये देखिए, ये मैंने x क्या हो सकता है, यहाँ x इज इक्वल टू नाइट्रोजन हो सकता है NH, या क्या हो सकता है यहाँ पर x इज इक्वल टू ऑक्सीजन हो सकता है, x इज इक्वल टू क्या हो सकता है, सल्फर हो सकता है। अब जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की हम बात करेंगे, कैसे बनाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाए, ये यहां पर जाए तो ये ऊपर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, देखिए x, ये इस पर कैसे चार्ज आ गया, पॉजिटिव, इस पर कैसे चार्ज आ गया, नेगेटिव आ गया। अब अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन यहां गया तो ये यहां पर, इसको चेंज कर देता हूं पेन को, ये यहां जाएगा तो ये इस कार्बन पे जाएगा, तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसी बनेगी, एक्स है ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज, यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, और एक डबल बॉन्ड ये यहां पर भी है, ये यहां पर आ ही रहा है। आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर गए, ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, ये और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर ऊपर ट्रांसफर हो गए, इस पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़े, ये यहां पर डबल बॉन्ड हो गए, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये यहां पर गया और ये पेन चेंज कर देता हूं, ये यहां पर गए और ये यहां पर आ गया। अब देखिए, अब क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, ये X, ये यहां डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या हुआ, अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी क्या बनेगी, इसको यहां बना देता हूं मैं, देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होंगे तो ये इस कार्बन पर आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये X परमाणु है, ये नेगेटिव चार्ज आया, ये डबल बॉन्ड है,
ये पॉजिटिव चार्ज है, ये डबल बॉन्ड। अब देखिए अगला क्या बन जाएगा, ये यहां जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे, ये यहां गया और ये एक्स पर चले गए, तो ये इस प्रकार से बन गया, ये एक्स और ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज समाप्त हो गया। तो ये जो है इसकी 1, ये 1, 2, 3 और 4 ये क्या कहलाती हैं, अनुनादी संरचनाएं कहलाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अनुनादी संरचनाएं। देखिए हर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाना चाहिए। कैसे बना, देखिए 4 कार्बन परमाणु हैं, चारों पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, 2, इसके बाद यहां पर आ गया 3 और इसके बाद यहां पर, इन दोनों कोनों पर आ गया, यहां पर और यहां पर आ गया, चारों पर नेगेटिव चार्ज उपस्थित हो जाना चाहिए। और जब रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करें तो रेजोनेंस हाइब्रिड इसका इस प्रकार से बनता है, ये नेगेटिव चार्ज और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये इसका क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड हम कहते हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इनकी बनाना हमें आना चाहिए। कई बार एग्जाम से पूछा भी गया है, अनुनादी संरचनाएं इसकी जो 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है उनकी अनुनादी संरचनाएं कैसे बनाते हैं, तो चारों कार्बन पर नेगेटिव चार्ज उपस्थित हो जाना चाहिए। इनको आप एक बार नोट कर लें, फिर अगली बात करते हैं। अब देखिए आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बना लिया आपने। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और है इन कंपाउंड की जो हमें समझनी है। ये जो कंपाउंड है 5 सदस्यीय हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये कैसी अभिक्रियाएं देते हैं, इनमें योगात्मक की एडिशन रिएक्शन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ज्यादा इजी ढंग से होती हैं। कौन सी रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। मतलब इन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का अटैक, इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन सी स्पीसीज होती है, पॉजिटिव स्पीसीज होती है, जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होती है। E+ से इसको जो है अपन डिनोट करते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही से। अब देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही का अटैक कैसे होगा, इस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही कहाँ अटैक करेगा, इस बात को हमें समझना है। अब देखिए ये जैसे ये कंपाउंड था, X लिख दिया मैंने, अभी आपने देखा कि यहां पर नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज कहां कहां था, यहां था, यहां था, यहां था और यहां था। इन 4 पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आया, तो इलेक्ट्रॉन इसने इन 4 पोजीशन पर अटैक कर सकता है। पहली बात तो अपने ये समझ में आनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन इसने कहां पर, वलय में कौन से कार्बन पर अटैक करेगा, कहां जुड़ेगा, इन चारों पर। अब ये जो चारों पोजीशन है ये क्या कहलाती है, अल्फा, ये भी अल्फा कहलाती है, ये क्या है, बीटा और ये बीटा। मतलब इसमें 2 पोजीशन अल्फा हैं, आप देख रहे हो, 2 पोजीशन अल्फा कहलाती है और 2 क्या कहलाती है, बीटा पोजीशन कहलाती है। अब इलेक्ट्रॉन इसने अल्फा पोजीशन पर जुड़े या बीटा पोजीशन पर जुड़े, कौन सी पोजीशन पर जुड़ेगा, तो देखिए इलेक्ट्रॉन इसने अल्फा पोजीशन पर ज्यादा आसानी से अटैक करता है और ज्यादा स्थायी कंपाउंड बनाता है इन कंपेयर टू बीटा। तो ये भी आप नोट करेंगे इसमें कि इलेक्ट्रॉन इसने अटैक ऑन अल्फा पोजीशन, इलेक्ट्रॉन इसने अल्फा स्थिति पर, तो यहां लिख लें चाहे इलेक्ट्रोफाइल, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोफाइल अटैक
अटैक ऑन एल्फा पोजीशन इजीली इन कंपेयर टू बीटा पोजीशन, कि एल्फा जो है, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां पर अटैक करेगा, एल्फा पोजीशन पर करेगा बीटा की तुलना में। अब रीजन इसका क्यों करेगा इसको हमें समझना है। इफ एल्फा पोजीशन ऑक्यूपाइड है तब कहां पर जाएगा, बीटा पर। इफ, चाहे लिख लें, इफ एल्फा पोजीशन इज ऑक्यूपाइड then electrophile attack on beta position। यदि अल्फा पोजीशन भरी हुई है, हम क्या लिखेंगे, यदि अल्फा स्थिति भरी हुई है तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पर जुड़ेगा, बीटा पोजीशन पर जुड़ेगा। अब इसको समझना है अल्फा बीटा की कहानी को, कि अल्फा बीटा कैसे होते हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये एक्स है और ये इस पर हम कोई इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते हैं। इलेक्ट्रोफाइल को पहले अल्फा पोजीशन पर जोड़ेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर डाल के इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन अल्फा पोजीशन, फिर बीटा पर जोड़ेंगे। अब देखिए अल्फा पर कराते हैं तो अल्फा कौन सी, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएं और ये यहां पर जाएं, ऐसा करें। यदि हम इस इलेक्ट्रॉन को यहां ट्रांसफर करते हैं और इस प्रकार से, तो हमको कहां अटैक, कहां पर कराना है, हमें अल्फा पोजीशन पर कराना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, देखिए इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर ट्रांसफर करते हैं और इसको यहां ट्रांसफर करेंगे और ये बॉन्ड को यहां ट्रांसफर करेंगे। कैसे बन जाएगी स्ट्रक्चर, देखिए ये बनेगी, समझें आराम से। मैंने क्या करा है इस बात को समझने की, ये एक्स है, ये इलेक्ट्रॉन को यहां ट्रांसफर करा तो इस पर नेगेटिव चार्ज, ये दो इलेक्ट्रॉन यहां, ये डबल बॉन्ड, ये यहां शिफ्ट हो गया इस प्रकार से, ये करा है मैंने। और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। इन चीज को आप समझें कि ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए, ये यहां पर गए और ये यहां पे चला गया, यहां नेगेटिव चार्ज आया तो यहां पर जो है ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। तो यहां पर हम जोड़ देते हैं ये H और ये यहां पर इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया, इसको अलग कलर से लिख देता हूं, ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पर जोड़ दिया हमने। अब देखिए अब क्या होगा, अब इस इलेक्ट्रोफाइल को हमने यहां पर जोड़ दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर शिफ्ट हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाए और ये यहां पर शिफ्ट हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा, ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये X और ये डबल बॉन्ड, ये खत्म हो जाएगा चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ H या E, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगी। आप देख रहे हैं मैंने क्या करा, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसको यहाँ ले गए थे, पॉजिटिव चार्ज समाप्त हो गया। अब क्या होगा, अब ये H यहाँ शिफ्ट हो जाए, ये इस इलेक्ट्रॉन को
और इसमें से क्या हो जाए माइनस H पॉजिटिव निकल जाए, तो ये कैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये बन जाएगी, ये E जुड़ रहा है और ये इस प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पर 1 2 और कितनी बनी 3 बनी। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कैसे होगा, अल्फा पोजीशन पर हमने कराया है तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। अब दूसरी बात हम लिखें, इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन बीटा पोजीशन पर अटैक करा दें। अब देखिए बीटा पर कराते हैं, चलिए ये X है, ये डबल बॉन्ड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते हैं। बीटा ये वाली पोजीशन है ऊपर वाली, ये कहां पर कराना है, यहां पर कराना है बीटा पर। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम शिफ्ट कर दें यहां पर और ये कहां कर दें यहां पर, तो ये क्या बन जाएगा, ये इस प्रकार से बन जाएगी स्ट्रक्चर X, ये डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, यहां पर क्या आ गया पॉजिटिव, नेगेटिव आ गया तो ये इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो मैं क्या लिख दूं इसकी जगह, ये E और ये H। अब देखिए अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये H के इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएं, ये यहां शिफ्ट हो जाएं, तो ये क्या बन जाएगी, इस प्रकार से X, ये इलेक्ट्रॉन ये खत्म हो गया और ये क्या जुड़ गया E, यहां से क्या हो गया माइनस H पॉजिटिव। तो यहां पर जो अनुनादी संरचनाएं कितनी बन रही हैं, 1 और 1 2। आप समझ रहे होंगे अब मेरी बात को कि यदि बीटा पर अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का तो 2 अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, जबकि अल्फा पर कितनी बनती है बच्चों, 3 बनती हैं। तो जितनी अनुनादी संरचनाएं बनेंगी कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ती है। तो अल्फा पर इजी गोइंग अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का, इसलिए अल्फा पोजीशन पर ज्यादा स्टेबिलिटी आती है और बीटा पर कम आती है। तो ये चीजें हमने देखी कि कॉमन चीजें जो हैं इनके और किस प्रकार से हैं सारी चीजें। इसके बाद इसकी ये बात कर ली थी कि हमने एक बात और छोटी सी जो बात है उसको भी समझ लें कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट, इन तीनों कंपाउंड की जब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, कौन सा बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पिरोल का सबसे अधिक होता है। 3 कंपाउंड की बात कर रहे हैं, पिरोल और किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूरेन और थायोफिन। इनके बॉइलिंग पॉइंट की यदि बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट पिरोल का सर्वाधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें अंतर आणविक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। क्या होती है इसमें, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग रहती है, इसलिए इसका पिरोल का बॉइलिंग पॉइंट तीनों में क्या रहता है, सर्वाधिक होता है। अच्छा, ये चीजें आज आपने देख ली सारी चीजें, और कॉमन जो चीजें हमने सारी डिस्कस करी हैं इन तीनों कंपाउंड के बारे में कि इनकी रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, रिएक्टिविटी क्या होती है इनकी, अल्फा और बीटा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कैसे होता है, ये सारी चीजें आज हमने पढ़ी। अगले वीडियो से जब अगले लेक्चर की हम बात करेंगे, इंडिविजुअल कंपाउंड की हम बात करेंगे, लेकिन हमें सब्जेक्ट की चैप्टर की फील आनी चाहिए, हमें थोड़ा महसूस होना चाहिए कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, उनमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो बेसिक चीजें आप 2 लेक्चर से आप सीख गए होंगे, और ये आप जब सीख जाएंगे तो आगे आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो चैनल को आप लाइक
सब्सक्राइब करते रहें स्टूडेंट्स, और जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलता रहे। थैंक यू।